तो आप बेटा इससे पहले क्या पढ़े थे? बायोलॉजी पढ़े थे, और फिर आप बायोलॉजी के क्या पढ़े थे? मेजर ब्रांचेस पढ़े थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हाँ, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप लिख ले, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमारे इस किताब का नाम क्या है? बायोलॉजी है ना। और बायोलॉजी की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। फिर आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी की 3 मेजर ब्रांचेस है। बायोलॉजी की 3 बड़ी शाखें हैं। एक शाख को क्या बोलते थे? माइक्रोबायोलॉजी। दूसरे शाख को क्या बोलते थे? बॉटनी। और तीसरे शाख को क्या बोलते थे? जूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपने कहा माइक्रोबियल वर्ल्ड की स्टडी है। छोटे जानदारों का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। और पौधों का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है? बॉटनी। और एनिमल का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है? जूलॉजी। आज का आपका टॉपिक क्या है? सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज आपका टॉपिक क्या है? सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप लिख ले कि द साइंस ऑफ बायोलॉजी या द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंसी मुतालिया है ना। बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज further divided into, the science of living organism is further divided into following sub branches. बायोलॉजी को मजीद मंदरजल शाखों में तकसीम किया जाता है। बायोलॉजी के इल्म को, जिंदा जानदारों के साइंसी मुतालिए को मजीद कई शाखों में तकसीम किया जाता है। अब वो कई शाखें कौन सी है? आप 1 बाय 1 लिखते जाए। एक ब्रांच है बायोलॉजी का, आप लिखते जाए बेटा, मार्पोलॉजी। मार्पोलॉजी। आप इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिलहाल आप लिखते जाएंगे। ठीक है, एक सब ब्रांच बायोलॉजी का क्या है? मार्पोलॉजी। और दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। ये पहला ब्रांच हो गया, ये दूसरा। ठीक है, तीसरा ब्रांच बायोलॉजी का सब ब्रांच फिजियोलॉजी। और तीसरा सब ब्रांच, चौथा सब ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। एंड ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ। फिफ्थ ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। फिलहाल आप लिखते जाए और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप हर ब्रांच को अलग-अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनके नाम लिखते जाए। ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए बेटा। ठीक है, कल से आपकी रजिस्टर भी आपके साथ हो, आपकी बुक्स भी आपके साथ हो। ठीक है, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट है नंबर 6 ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज पैलेंटोलॉजी। नाम सीखना बड़ा जरूरी है, हर लफ्ज को सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ये अगर आपके जुबान और दिमाग पर आ जाए तो इनको सीखना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। एंड नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट ब्रांच इज सोशियोबायोलॉजी। आप इसको सिंपली सीखेंगे हर ब्रांच को अलग-अलग से। नेक्स्ट ब्रांच इज पैरास्टोलॉजी। पैरास्टोलॉजी। एंड नेक्स्ट ब्रांच इज इम्यूनोलॉजी।
immunology, immunology, and next branch is entomology, entomology, and next branch is genetics, next branch is pharmacology, pharmacology. सिंपल है ना। आज हमारा टॉपिक क्या है, सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इससे पहले टॉपिक था मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। देखो मेजर का माना है बड़े, बायोलॉजी की बड़ी बड़ी शाखें कौन सी हैं। माना बायोलॉजी को आपने पढ़ा कि 3 बड़ी शाखें हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, ऐसा है कि नहीं है। आज आप क्या पढ़ रहे हैं, सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। माना जिंदा जानदारों का जो इल्म है या जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया है उसको मजीद कितने शाखों में तकसीम किया, ठीक है। तो बायोलॉजी जो जिंदा जानदारों का साइंसी इल्म है उसको मजीद मंदरजाल शाखों में तकसीम किया गया। एक शाख का नाम है मार्पोलॉजी, अगले शाख का नाम है एनाटोमी, अगले शाख का नाम है फिजियोलॉजी, अगले शाख का नाम है एम्ब्रियोलॉजी, अगले शाख का नाम है टैक्सोनॉमी, अगले शाख का नाम है बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी। इससे भी जायद और भी ब्रांचेज होंगे, लेकिन आपके टेक्स्ट में या आपके किताब में यहाँ तक कुछ ब्रांचेज लिखे गए, ठीक है। आप खाली इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, मिलकर पढ़े आप इसमें, ताकि आपकी जुबान पे भी ये आ जाए। ये क्या है, मिलके बताएंगे। दिस वन, ये फिजियोलॉजी, शाबाश। एम्ब्रियोलॉजी, आगे टैक्सोनॉमी, नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी, नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी, जोर से पढ़ेंगे। पैलेंटोलॉजी, नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, आपकी आवाज नहीं आ रही पीछे वाले। बायोटेक्नोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी। वापस बताएंगे एक बार, थोड़ा जोर से बताएंगे, ठीक है। गुड, शाबाश। एनाटोमी, मिलकर बताएंगे। फिजियोलॉजी, पाइजोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। देखो आपको नाम आएंगे तो फिर डिफिनेशन आ जाएगी ना। अगर आपको फर्स्ट टाइम नाम नहीं आता हो तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। हाँ, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, इसको सही पढ़ा करें, सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी। अब आप इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सुने बेटा, बहुत इजी है। मार्पोलॉजी क्या चीज है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब ब्रांच है बायोलॉजी का, है कि नहीं है। हाँ, ये भी सब ब्रांच है, वो भी सब ब्रांच है, अगला भी सब ब्रांच। इट इज अ सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है। ये बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है कि नहीं है, सब ब्रांच है। इसमें आप पढ़ते क्या है, सुने, बहुत सिंपल है। आप बेटा फर्ज करें एक पौधे की शक्ल को देखते हैं। आपको पौधे की शक्ल का पहचान है कि नहीं है। आपके ज़हन में एक पहचान बनी है पौधे की शक्ल की। आपको पता है कि ये पौधे की रूट, पता है कि नहीं पता, जनरली आपको पता है। अगर आप बेशक तालिब इल्म ना भी हो, अगर आप पढ़े लिखे ना भी हो, फिर भी आप कहेंगे कि ये पौधे के जड़, ऐसा है कि नहीं है। फिर आप कहते हैं ये पौधे का तना है, ऐसा है कि नहीं है। फिर आप ये कहते हैं कि ये पौधे का ब्रांच है, ये क्या है, शाख है, ब्रांच है। और फिर आप ये कहते हैं ये पौधे का पत्ता है, पता है कि नहीं पता। और फिर आप कहते हैं कि ये पौधे का फ्लावर है या फूल है। जनरली आप जानते हो कि ये पौधे की जड़ है, ये पौधे का तना है, ये पौधे का शाख है, ये पौधे का पत्ता है, ये पौधे का फूल है। हाँ, ये चीजें आप कैसे जानते हैं, क्योंकि आप इस पौधे को बाहर से देख रहे हो। समझ आ रहा है ना। या फर्ज करें एक कुत्ते की बात होती है कि कुत्ता, ठीक है, या मैं आपके सामने कहता हूँ गधा, तो आपके ज़हन में एक फिगर बन जाता है कि नहीं बन जाता। या मैं कहता हूँ घोड़ा, तो घोड़े की एक शक्ल आपके ज़हन में बन जाती है ना। क्यों बन जाती है, क्योंकि आपने इन चीजों को देखा है और उनकी शक्लें आपके ज़हन में बैठ गई, ठीक है। तो जब भी आप किसी जानदार को या किसी पौधे को या किसी कुत्ते को या किसी इंसान को, जैसे फर्ज करें मुझे आपने पहली बार देखा ना,
आज के बाद जब भी आप देखते हैं तो आपके ज़हन में एक शक्ल बन गई ना, बाजार में मुझे देखते तो आप मुझे पहचान जाते हो, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी जानदार की, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो पंजाई हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, किसी भी जानदार की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, दो बातों को याद करो, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स of any living organism. It is the study of forms and structure. It is the study of forms and structure of any living organism. Any living organism. किसी भी जिंदा जानदार की फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मार्फ किस चीज से निकला है? मार्फ के मानी क्या है? फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस जमीन पर जितने भी जानदार है, हर जानदार की फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? अब नेक्स्ट ब्रांच पे चला जाओ। हाँ, आपने थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? आपने डिटेल से इसको कभी पढ़ना है। कभी आप जाके बड़े लेवल पे जाएंगे, बड़ी क्लासों में जाएंगे तो शायद फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की पूरी चैप्टर हो या फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की पूरी किताब हो। समझ आ रहा है ना? आप मॉर्फोलॉजी कभी पढ़ेंगे मास्टर लेवल पर या एमफिल पीएचडी के लेवल पर, तो मॉर्फोलॉजी की एक पूरी कोर्स होगी। समझ आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर आपने जस्ट बस ज़हन में रखना है कि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का सब ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी जिंदा जानदार की फॉर्म और स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ते हैं। किसी भी जानदार की फॉर्म और स्ट्रक्चर से मुतालिक जो मुतालिया, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब दूसरे ब्रांच की तरफ आते हैं। डस्टर किधर है? डस्टर मुझे दे, इसको मैं मिटा दूं? जल्दी जल्दी लिखना है आपने, साथ साथ चलना है ना। नेक्स्ट क्या है? एनाटॉमी। सुने, एनाटॉमी। एनाटॉमी दो अल्फाज है बेटा। पहला लफ्ज है एना, पहला लफ्ज है एना। एना मीन इनसाइड, एना मीन्स इनसाइड। और दूसरा लफ्ज है टोमी, दूसरा लफ्ज है टोमी। टोमी मीन्स टू कट, टोमी मीन्स टू कट। समझ आ रहा है ना बेटा? टोमी मीन्स टू कट। फर्ज करे बाहर से तो मैं आपको नजर आ रहा हूं, ठीक है, बाहर से आपने मेरी पहचान लगाई मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्या मेरा जिगर आपको अभी दिख रहा है? क्या मेरा दिल आपको अभी दिख रहा है? क्या मेरा स्टमक आपको दिख रहा है? क्या मेरे किडनीज आपको दिख रहे हैं? माना अंदर की चीजें आपको नहीं दिख रही। क्या मेरी ब्रेन आपको दिख रही? मेरी आंखें, मेरा फेस, नाक, कान तो आपको दिख रहे हैं, मेरी बाल, लेकिन अंदर की चीजें आपको नहीं दिख रही है। अब आप अगर चाहते हो कि इसके अंदर की चीजों को भी मैं देख लूँ, फिर आप क्या करेंगे? मुझे कट करेंगे ना बेटा। आप इस जगह को पाड़ेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्जरी करना, जिसको क्या बोलते हैं? सर्जरी की, ठीक है। सर्जरी में क्या करते हैं? स्किन को काटते हैं, और स्किन को काटने के बाद अंदर जो ऑर्गन पड़ा होता है उसको देखते हैं। समझ आ रहा है ना? अगर आप बेटा किसी भी जानदार की अंदरूनी चीजों को देखना चाहते हो तो आप उस जानदार को क्या करते हो? कट करते हो। कट करने के बाद आपको उस जानदार के अंदर की सारी चीजें आपको दिखने शुरू हो जाती है। फिर आपको जिगर का भी पता लग जाता है, लिवर का भी, दिल भी आपको दिखता है। ऐसा है कि नहीं? जब दिल का मसला किसी को होता है, सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं? इस जगह को काट देते हैं ना, इस सख्त हड्डी स्टर्नम को काट कर इसको खोल दिया जाता है। खोलने के बाद उस दिल में काम किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आप जानदार के अंदरूनी आज़ा को पढ़ते हैं, जानदार के अंदरूनी आज़ा की स्टडी क्या कहलाती है? एनाटॉमी। लिख ले, एक छोटी डिफिनेशन लिख। द स्टडी अबाउट the study of internal organs, the study of internal parts। लिख लो, organs को बात छोड़ो। the study about internal parts, the study of internal parts of plants and animals, plants and animals, the study of internal parts of plants and animals by dissection, by कटिंग को क्या बोलते हैं? डाइसेक्शन। बाई डाइसेक्शन इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। सिंपल है ना? मॉर्फोलॉजी क्या है? किसी भी जानदार की फॉर्म और स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। और जानदार के जिस्म में मौजूद अंदरूनी आज़ा की साइंसी मुतालिया क्या कहलाती है? एनाटॉमी। कोई मसला तो नहीं है ना? आपके जिस्म में मौजूद सारी अंदरूनी आज़ा का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है? एनाटॉमी। कोई मसला तो नहीं?
अभी एक स्टेप आगे जाता हूँ, फिजियोलॉजी। इन दो बातों में कोई मसला तो नहीं है ना, छोटी छोटी चीज़ें, आसान है यार। किसी जानदार की बाहर की ज़ाहिरी स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। और इस जानदार के जिस्म की अंदरूनी अज़ा की स्टडी क्या कहलाती है? एनाटोमी। क्या? एनाटोमी। अब तीसरी बात है फिजियोलॉजी, इसको मैं मिटा दूँ? अब इसको 1 by 1 मिटा देता हूँ, ठीक है? ये चीज़ें आपकी हो गई। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? फिजियोलॉजी। देखिए बेटा, अगर आप पौधे के जिस्म को देखें या एनिमल के जिस्म को देखें तो उसके जिस्म में कई आर्गन्स है कि नहीं है? ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक पौधे के जिस्म में फर्ज करें रूट्स है, स्टिम है, ब्रांच है, और ब्रांच के पास क्या है? लीप है, लीप के बाद क्या है? फ्लावर है। या एक एनिमल के जिस्म में फर्ज करिए एक एनिमल है, ठीक है, आप है, समझ आ रहे हैं ना बेटा? ये एक एनिमल है, इस एनिमल के जिस्म में भी कई पार्ट्स है, कई आर्गन्स है, समझ आ रहे हैं ना? फर्ज करें पौधे के जिस्म में रूट है, फर्ज करें पौधे के जिस्म में स्टिम है, फर्ज करें पौधे के जिस्म में ब्रांच है, फर्ज करें पौधे के जिस्म में क्या है? लीप है, फर्ज करें पौधे के जिस्म में क्या है? फ्लावर है। जब बेटा आप हर पार्ट के फंक्शन को पढ़ते हो, रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। रूट का काम क्या है? पानी और नमकियात को मिट्टी से जज़ब करना, ऐसा है कि नहीं? और स्टिम का काम क्या है? पौधे को सीधा रखना, सपोर्ट। देखो, रूट का काम क्या था? एब्जॉर्प्शन था, पानी और नमकियात को जज़ब करना। और स्टिम का काम क्या था? पौधे को सीधा जमीन पर खड़ा रखना। पत्ते का काम क्या था? ये किचन है, ये खुराक तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस पत्ते में होती है, ठीक है? और फ्लावर का काम क्या है? बीज पैदा करना, रिप्रोडक्शन करवाना, नए नस्ल पैदा करना, ठीक है? रूट का काम है एब्जॉर्प्शन, स्टिम का काम सपोर्ट, लीफ का काम फोटोसिंथेसिस, फ्लावर का काम रिप्रोडक्शन। देखो, हर पार्ट का अपना अपना एक काम है ना, हर पार्ट का अपना एक काम है ना। अपनी जिस्म की बात करो, जैसे ब्रेन का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन, सही है? हार्ट का काम क्या है? पंप स्टेशन, सही है ना? स्टमक का काम क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन, ऐसा है कि नहीं? लिवर क्या है? मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, समझ आ रहा है ना? किडनी का काम क्या है? एक्सक्रिएशन, समझ आ रहा है ना? माना आपके जिस्म में मौजूद हर एक पार्ट का अपना अपना काम है। स्केलेटन का काम क्या है? सपोर्ट, आपको सीधा रखता है। मसल्स का काम क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, आपको हरकत देता है। आंखों का काम क्या है? विजन। कानों का काम क्या है? हियरिंग, ठीक है? जुबान का काम क्या है? टेस्टिंग, समझ आ रहे हैं ना? स्किन का काम क्या है? टच। माना आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। जब आप किसी जानदार की बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ते हैं कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो आप लिख ले, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस, it is the study of function of various body parts, it is the study of function of various body parts, various, it is the study of function of various body parts of plants and animals, of plants and animals। एनिमल की बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ पार्ट्स का क्या फंक्शन है और पौधे के जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का क्या फंक्शन है। जब आप बॉडी के पार्ट्स की फंक्शन को पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। कोई मसला तो नहीं? फिजियो मीन फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस, कोई मसला तो नहीं? अभी नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? फिलहाल आप क्या पढ़े थे? मॉर्फोलॉजी, फिर आप पढ़े थे एनाटॉमी, तीसरी ब्रांच आप पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी, ठीक है? माना जब आप अपनी जिगर की फंक्शन को पढ़ते हैं, ये भी फिजियोलॉजी है। जब आप किडनी की फंक्शन को पढ़ते हैं तो ये भी फिजियोलॉजी। आप स्किन की फंक्शन को पढ़ते हैं तो ये फिजियोलॉजी। कोई मसला तो नहीं? हाँ, बस पौधे के जिस्म में मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं और एनिमल के जिस्म में मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है, एक काम होता है। उस फंक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी। बहुत आसान है, ऐसा मसला नहीं है। ये तो एक छोटा टॉपिक है, आगे जाके आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत सख्त होती जाएगी ना। ये बहुत सिंपल है, ऐसा मसला नहीं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखी, दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। बहुत इजी। दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, the scientific study of embryo of multicellular plant and multicellular animal, multicellular plants। छोटे जानदारों में एम्ब्रियो नहीं होता, यूनिसेलुलर जानदार एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं। अक्सर ज़हन में रखना है कि बड़े जानदार एम्ब्रियो बनाते हैं।
मल्टी सेलुलर पौधों में भी एम्ब्रियो बनता है और मल्टी सेलुलर एनिमल में भी एम्ब्रियो बनता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स है और मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। नाम से जाहिर है, देखो एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, लॉजी मीन स्टडी एम्ब्रियो। अब आप समझना एम्ब्रियो क्या है, आप ये सवाल करेंगे कि एम्ब्रियो क्या है। मैंने तो डिफिनेशन आपको लिख दी ना कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट एंड मल्टी सेलुलर एनिमल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। माना बड़े जानवरों के एम्ब्रियो का साइंसी मुताला भी एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है और बड़े पौधों के एम्ब्रियो का भी साइंसी मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आप सवाल ये करेंगे कि एम्ब्रियो क्या चीज है। मैं सिंपली आपको कहता हूं कि बड़े पौधों में या बड़े जानवरों में, हम भी बड़े जानवर है ना, हम बड़े जानवर है ना, बड़े पौधों में या बड़े जानवरों में, सुन रहे हो ना, बड़े पौधों में या बड़े जानवरों में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन सी रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने के लिए दो जानदार होते हैं, ऐसा है कि नहीं है? जैसे इंसानों की बात है, एक नर या मेल, ठीक है, और दूसरी है मादा या फीमेल, ऐसा है कि नहीं है? अपनी बात करो, इंसानों की बात करो। हम इंसानों में दो जेंडर्स हैं, ठीक है? कितने जेंडर्स है? दो जेंडर है, ठीक है। एक जेंडर है मेल, एक जेंडर है फीमेल। समझ आ रहा है ना बेटा? इस जेंडर में मियोसिस होती है मखसूस जगह पर, जिसको बोलते हैं सेक्स आर्गन, ठीक है। नर के सेक्स आर्गन में मियोसिस होती है, मादा के सेक्स आर्गन में भी मियोसिस होती है, ठीक है। यहाँ के मियोसिस से बेटा मेल गिमीट बनते हैं, जिनको बोलते हैं स्पर्म, यहाँ की मियोसिस से क्या चीज बनते हैं? फीमेल गेमीट बनते हैं, जिसको बोलते हैं ओवा। फिर अल्लाह ताला ने इनको मिलने का एक जरिया बनाया है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं जब नर से स्पर्म आ जाता है, मादा से ओवा आ जाता है, स्पर्म और ओवा के मिलने से यहाँ पहली सेल बन जाती है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके बनने की पहली सेल बन जाती है, डुप्लॉइड सेल, उसको बोलते हैं जाइगोट। उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। ऐसा है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। ये नर है, ये मादा है, इसके जिस्म से स्पर्म पैदा होता है, इसके जिस्म से ओवा बनता है। इनके मिलने को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहली सेल बनती है, माँ के पेट में बच्चा बनता है, वो पहला सेल जो माँ के पेट में बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट माँ के पेट में रहते हुए, अगर जाइगोट बन गया माँ के पेट में रहते हुए, जाइगोट चेंज इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नोन एज एम्ब्रियो। जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट माँ के पेट में बनने के बाद, अगर नहीं बना तो फिर तो नहीं है एम्ब्रियो। फिर जाइगोट अगर नहीं बना फिर एम्ब्रियो भी नहीं बनता ना। लेकिन स्पर्म और ओवा मिले, उनके मिलने से माना सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुई है, कामयाब जुड़ा हुआ स्पर्म और ओवा के जुड़ाव से, कामयाब जुड़ाव से क्या चीज बना? जाइगोट। जाइगोट फिर बदल जाता है कई सेलों में, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को जो जाइगोट से बन जाता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। कोई मसला तो नहीं? अब ये आपको पता चला कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। स्पर्म और ओवा के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब एक स्टेप आगे जाते हैं, थोड़ा जल्दी भी जाना है, ठीक है, क्योंकि ये काम बड़ा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है, बहुत आसान है। टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक और सब ब्रांच है बायोलॉजी का। देखो, एक सब ब्रांच वो मॉर्फोलॉजी था, एक सब ब्रांच एनाटॉमी था, एक सब ब्रांच फिजियोलॉजी था, एक सब ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी था। नेक्स्ट सब ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सोनॉमी है, ये दो अल्फाज है बेटा। पहला लफ्ज है टैक्सो। टैक्सो मीन्स अरेंजमेंट। टैक्सो मीन्स अरेंजमेंट या टू अरेंज, ARRANG। नोमी मीन्स टू गिव नेम। नोमी मीन्स टू गिव नेम। ठीक है ना बेटा? सिंपली आप इस जमीन पे, इस स्कूल में उसकी बात करो, बच्चों की बात करो। आपको पता है कि यहाँ नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई होती है। कितनी क्लासेस है? 10 क्लासेस है। समझ, फर्ज करें 10 क्लासेस है। अब देखो, अब पहले आप क्या करते हो? इन 10 क्लासेस में 10 जमातों के बच्चों को रखते हो। इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं?
फिर आप हर क्लास को नाम देते हो कि नहीं देते, कि कच्ची का क्लास है, ये दूसरी का क्लास है, ये तीसरी का, उसको बोलते हैं नोमी। ठीक है, अब स्कूल से हट कर बात करो, इस जमीन पर जिंदा जानदार रहते कि नहीं रहते? इस जमीन पर जितने भी जिंदा जानदार है, उन जिंदा जानदारों को आपने क्या करना है? अरेंज करना है पहले। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या करती है कि आप जमीन पर जिंदा जानदारों को अरेंज करेंगे इनटू वेरियस ग्रुप एंड सब ग्रुप। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? और फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद हर ग्रुप में मौजूद जानदारों को क्या देंगे? नाम देंगे, 2 लफ्जों का साइंसी नाम भी देंगे। इसको बोलते हैं नोमी या नोमेनक्लेचर। कोई मसला तो नहीं? तो टैक्सोनॉमी क्या है? 2 चीजों का मुतालिया है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी अबाउट, सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ना, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, the study of classification and nomenclature is called as taxonomy, taxonomy। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम एक स्टेप इंशाल्लाह आगे जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट लेंगे सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी। आपने यहाँ तक ज़हन में रखना है, ठीक है? कल को हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है? एक मिनट, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या भैया? हाँ, समझाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ज़मीन पे जितने भी जिंदा जानदार हैं, बहुत सारे जिंदा जानदार, आपको पता है कि जानदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी है, कई तरह के जानदार है और जानदार हर जगह मौजूद है। जब बेटा आप इनको समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए उठते हो, इनकी अरेंजमेंट करते हो, इनको ग्रुप और सब ग्रुप में रखते हो। जैसे आज अभी आपको पता है कि जिंदा जानदारों के 5 ग्रुप, जैसे अभी आपने कहा मोनेरा है एक ग्रुप का नाम, एक का नाम प्रोटेस्टा है, एक का नाम पंजाई है, एक का नाम प्लांट्स है, एक का नाम एनिमल है। काम आसान हो गया कि नहीं हुआ? अगर मैं आपको ये नहीं कहता कि 5 ग्रुप नहीं है, जानदार है, बस जाओ इनके पीछे घूमो, तो आपको ज़्यादा ख्वारी होती ना, आपको ज़्यादा मुश्किलात करने पड़ते हैं ना। लेकिन अभी आपको इनके पीछे क्लासिफिकेशन ने ही ये काम हमें आसान किया ना। तो इस क्लासिफिकेशन की वजह से आप जानदार को कई एस्पेक्ट को बआसानी पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी हर एस्पेक्ट को पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है? तो टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी की वो सब ब्रांच जिसमें हम जिंदा जानदारों की क्लासिफिकेशन से मुतालिक और नोमेनक्लेचर से मुतालिक पढ़ते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। कोई मसला तो नहीं? बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप बेटा इसको क्लोज करें, ठीक है? तो कल हमने यहाँ से फिर स्टार्ट लेना है।